गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल। ठीक है, आज न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 18, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक आप उठा के देखेंगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 18 आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। सबसे पहले अपन लेंगे अ जनरल इंट्रोडक्शन टू सर्कुलेशन। ठीक है, ये सर्कुलेशन होता क्या है, थोड़ा इसको अपन स्टडी करेंगे। देन अपन पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे हमें फोकस करना है। इसमें अपन दो चीजें पढ़ेंगे। इसमें अपन देखेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम and your lymphatic system. Lymphatic system, blood vascular system and lymphatic system में दो चीजें अपन को पढ़नी है। अब इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर अपन तीन चीजें पढ़ेंगे। इसमें अपन स्टडी करेंगे, मैं आपको रफ सा आइडिया दे रही हूं, इसमें अपन ब्लड की स्टडी करेंगे, देन अपन देखेंगे ब्लड वेसल्स को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन स्टडी करेंगे हार्ट की, डिटेल स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट अलॉन्ग विद कुछ ऑर्गेनिजम्स के हम लोग देखेंगे हार्ट को। ठीक है, बट बेसिकली अपन मेन पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट को। तो ये तीन चीजें इसमें अपन ने स्टडी करनी है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, आप माइंड में एक व्यू बना लीजिए कि अपन को पढ़ना ये है। क्या पढ़ेंगे? पहला ब्लड की स्टडी करेंगे, ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे, देन हार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, एक तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, सेकंड जो फ्लूइड फ्लो करता है दैट इज योर लिम्फ। ठीक है, तो उसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब लिम्फ इज फ्लोइंग इन योर बॉडी। तो इसमें अपन तीन चीजें पढ़ेंगे। इसमें अपन लिम्फ पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, देन सेकंड अपन इसमें लिम्फ वेसल्स पढ़ेंगे, और यू कैन से कैपिलरीज। देन थर्ड अपन पढ़ेंगे लिम्फेटिक, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड की अपन स्टडी करेंगे। इसमें ये तीन चीजें अपन ने पढ़नी है, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड। इस पूरे चैप्टर में ये दो चीजें हैं, बट स्टिल ये चैप्टर बहुत लेंथी है, क्योंकि जो ब्लड है, ठीक है, इसमें ब्लड में अपन देखेंगे ब्लड का कॉम्पोजिशन प्लाज्मा से और ब्लड कॉर्पसल से मिलके बनता है। ठीक है, इसमें वो चीजें अपन देखेंगे। ब्लड वेसल्स में तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इन तीनों की स्टडी करेंगे। हार्ट, ह्यूमन हार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। देन कंडक्शन कैसे होता है हार्ट पे, ठीक है, वो देखेंगे। अपन पोर्टल सिस्टम देखेंगे, कार्डिक साइकिल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड योर कार्डिक साइकिल, वो अपन स्टडी करेंगे। साथ में हार्ट से रिलेटेड और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड वेरियस डिसऑर्डर्स को हम देखेंगे। किसके अंदर? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और सेकंड है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, बेसिकली ये दो ही चीजें अपन ने पढ़नी है इसमें। पहला उठाते हैं सर्कुलेशन को, इंट्रोडक्शन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपको पता है जो हमारी बॉडी के सेल्स है, जो भी सभी सेल्स है, उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स, ये सब चीजें उनको सेल को चाहिए। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो भी इन सेल्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द सेल्स फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर टिश्यू। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन मीन्स अ फ्लूइड इज सर्कुलेटिंग। ठीक है, अ फ्लूइड इज सर्कुलेटिंग, कोई फ्लूइड है वो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, उसका काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस और डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, लिख लीजिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अ फ्लूइड इज सर्कुलेटिंग इन बॉडी and the purpose of circulation is
and the purpose of circulation is distribution of respiratory gases and digested food. ठीक है बच्चों, फ्लूइड इज सर्कुलेटिंग, ठीक है, इट इज वेदर इट इज ब्लड और लिम्फ इन बॉडी एंड द पर्पज इज ऑफ सर्कुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज एंड डाइजेस्टेड फूड. चलिए क्लासिफाई करते हैं सर्कुलेशंस को ऑन वेरियस कंडीशंस के ऊपर. ठीक है, सपोज नंबर 1 लेते हैं, whether the circulation is inside the cell or outside the cell. पहली कंडीशन है whether circulation is inside the cell or outside the cell. ठीक है, तो इसमें पहला है इंटरसेलुलर सर्कुलेशन, सॉरी इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन. इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन है मींस बॉडी के अंदर ही कोई फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है. इंटरसेलुलर सर्कुलेशन में बच्चों कोई फ्लूइड है, ठीक है, लाइक साइटोप्लाज्म, इट इज मूविंग इनसाइड द बॉडी. ठीक है, किसके अंदर, लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलती है ये, लाइक अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम. इस केस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसका मूवमेंट का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज एंड रेस्पिरेटरी गैसेज एंड डाइजेस्टेड फूड. ठीक है, वो काम कौन कर रहा है, साइटोप्लाज्म. तो इसको कहा जाता है साइक्लोसिस. मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस. साइक्लोसिस. ठीक है, एग्जांपल अपने देखे अमीबा एंड पैरामीशियम. सेकेंड है एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन्स एक्स्ट्रा मीन्स बाहर है, ठीक है, तो सेल के बाहर होगी या इन बिटवीन द सेल, इट इज बिटवीन द सेल्स और आउटसाइड द सेल्स. एग्जाम्पल लेते हैं आपका, लाइक हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ह्यूमन बीइंग का लेते हैं. ठीक है, ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे टिश्यूज के बीच में विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज. ठीक है, कैपिलरीज से करता है, लेकिन जो ब्लड जो है कैपिलरी से बाहर नहीं आता है. ठीक है, ब्लड विल नॉट कम आउटसाइड द कैपिलरीज, बट मूवमेंट ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस टेक प्लेस. ठीक है, इसका एग्जांपल अपन ने दिया ह्यूमन बीइंग, और वी कैन से हायर ऑर्गेनिजम्स. तो पहला अपन ने देखा, पहली कंडीशन क्या थी, वेदर सर्कुलेशन इज इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल. सेकेंड लेते हैं, what is circulating inside the body. ठीक है, बॉडी के अंदर क्या सर्कुलेट कर रहा है, एक्सटर्नल फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है या इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है. ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल. इसको सेकेंड क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड. व्हाट फ्लूइड इज सर्कुलेटिंग. ठीक है बच्चों, इट इज, इसको पहले अपन लेंगे इंटरनल सर्कुलेशन और सेकंड एक्सटर्नल सर्कुलेशन. ठीक है बच्चों, ये सेकंड कैटेगरी है. तो इंटरनल सर्कुलेशन मींस, इंटरनल सर्कुलेशन है एक्सटर्नल. पहले एक्सटर्नल को उठाते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल में क्या मतलब, कोई चीज बाहर से आ रही है बॉडी के अंदर और वो क्या कर रही है,
वो सर्कुलेशन कर रही है, उसका काम है जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसको सर्कुलेट करने का काम कौन कर रहा है, बाहर से कोई फ्लूइड आ रहा है, दैट इज योर वाटर। ठीक है, इस केस में क्या होता है, एक्सटर्नल फ्लूइड में वाटर इज कमिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस है और फूड है वो कौन करेगा, वाटर। वाटर के साथ ही ये सब चीजें साथ में आती है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके, आप इसमें ले सकते हैं एक्सटर्नल स्पंजेस एंड हाइड्रा। स्पंजेस के आपने ऊपर देखा होगा, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं। ठीक है, वो पोर के करते हैं, इस सर्कुलेशन का काम करते हैं, उसके थ्रू वाटर अंदर आता है। और हाइड्रा के अंदर क्या एक पूरी बड़ी ओपनिंग होती है विच वर्क एज ए इनलेट और आउटलेट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक्सटर्नल सर्कुलेशन। दूसरा है इंटरनल सर्कुलेशन, मीन कोई चीज बॉडी के अंदर ऑलरेडी है वो सर्कुलेट कर रही है, लाइक आपका ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी। ठीक है, तो वो हुआ आपका इंटरनल सर्कुलेशन में, और वी कैन से इंटरनल फ्लूइड। आपका जो इंटरनल फ्लूइड है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ब्लड वेस्कुलर, और यू कैन से ब्लड इज सर्कुलेटिंग, सेकेंड लिम्फेटिक फ्लूइड और हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ किसमें, इंसेक्ट्स एंड कॉकरोच के अंदर। ठीक है, इसके अंदर वो फ्लूइड फ्लो करता है, इंसेक्ट्स एंड कॉकरोच। ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या देखा, दो अपन ने इसमें डिवाइड किया इसको सर्कुलेशन को, वेदर इट इज टेक इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। ठीक है, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड इसमें सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फ्लूइड में अपन ने देखा वाटर आ रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, एंड इंटरनल सर्कुलेशन में अपन देखा ब्लड या लिम्फ कोई भी फ्लूइड है वो सर्कुलेट करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चों, इंटरसेलुलर सर्कुलेशन किसके अंदर होती है, अमीबा पैरामीशियम, जो कि क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर पाई जाती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच कम फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, जो बाहर से आते हैं, तो केमिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन एनवायरमेंट, ठीक है, बॉडी अमंग डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसको आप लिख लीजिए। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो फर्दर डिवाइड होता है टू कैटेगरीज में। जो आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड योर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स द ब्लड, जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, ठीक है, हार्ट के करेगा, ब्लड को पंप करेगा। उसके बाद ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, देन ब्लड वेसल जो है फर्दर ओपन इनटू अ साइनस और वी कैन से इन अ कैविटी। लिख लीजिए आप, ब्लड पंप बाय द हार्ट passes through the blood vessels, passes through the blood vessels and blood vessels open into a cavity or we can say sinus। ठीक है, जो ब्लड वेसल है आगे जाके ओपन करेगी, ठीक है, कैविटी के अंदर, साइनस के, उसको कैविटी बोल लीजिए, साइनस बोल लीजिए। उसके अंदर क्या फ्लूइड भरा होगा, जो टिश्यू है वो टिश्यू उसके अंदर डिप्ड होगा, ठीक है, जो टिश्यू है वो इस कैविटी के अंदर डिप्ड होगा। किस तरह से, देखिए ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इस तरह से आप, इस तरह से कैविटी है, यहां पे फ्लूइड भरा हुआ है, देन आगे ये फिर आगे जाके ज्वाइन करके
आगे जाके वेसल, आगे ब्लड दूसरी ब्लड वेसल में ओपन हो जाती है और फर्दर बॉडी पार्ट्स में जाके सर्कुलेशन का काम करती है। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, ये फ्लूइड है, अब इसके बीच में टिश्यू इस तरह से होता है, ये ब्लैक में आपको दिख रहा है, दिस इज योर टिश्यू। अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे हो रहा है, इनके बीच में डायरेक्टली हो रहा है, फ्लूइड और टिश्यू के बीच में डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। केमिकल एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी फूड एंड गैसेज जो हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है इसके अंदर, इसलिए इसको कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। स्टूडेंट दोबारा सुन लीजिए, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, ठीक है, देन ब्लड पासेस थ्रू द ब्लड वेसल, आगे जाके ब्लड वेसल किस में ओपन होती है, साइनस के अंदर, और वी कैन से कैविटी, उस कैविटी में क्या फ्लूइड होता है, ठीक है। अब उस फ्लूइड में क्या होगा, वो टिश्यू जो है उसके अंदर डिप होता है, उसके अंदर टिश्यू डिप्ड होता है पूरा, तो डायरेक्ट एक्सचेंज हो सकता है इसके बीच में, ठीक है। जो फ्लूइड्स है उनके बीच में और टिश्यू के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ केमिकल गैसेस होता है, देन यहां से फर्दर वेसल्स एक और निकलती है जो बॉडी पार्ट्स में आगे निकल जाती है, ठीक है। ये है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके एग्जांपल्स हैं आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, ठीक है, इनके अंदर, एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, एक्सेप्ट सेफेलोपोडा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर देखा जाता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर और मोलस्क के अंदर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल ही पूछ लेता है वो, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, ये हुआ आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा देखते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज का मतलब कोई चीज बंद है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो हार्ट से पंप होके ब्लड वेसल्स में जाएगा, देन ब्लड वेसल जो है फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होती है, ठीक है, देन ज्वाइन करके वेन के थ्रू जो है पासेज निकल जाती है। इस केस में जो एक्सचेंज है वो टेक प्लेस बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यू, किसके बीच में, कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में होता है। लिख लीजिए आप, ब्लड हार्ट पंप द ब्लड passes through the blood vessel एंड जो ब्लड वेसल्स है वो फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ब्लड वेसल फर्दर डिवाइड इनटू ब्रांचेस और कैपिलरीज। डायग्राम इसका बना देते हैं इस तरह से। आर्टरीज है, आर्टरीज के बाद क्या उसकी ब्रांचेस होती हैं, आर्टियोल, ठीक है, देन वो डिवाइड करके क्या कैपिलरीज में डिवाइड होती है इस तरह से, कैपिलरीज, देन कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स, देन फर्दर वेन बन जाती है, ठीक है। आर्ट्रियोल, ये अपन वेन्स, दीज आर कैपिलरीज। अब यहां समझने वाली बात क्या है, ये आपका नीचे इस तरह से टिश्यू होता है, दिस इज योर टिश्यू। तो इस केस में बच्चों जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां पे तो हमने देखा जो फ्लूइड के अंदर ही टिश्यू डिप्ड होता है पूरा, लेकिन इस केस में कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरीज से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैपिलरी से टिश्यू में होगा और टिश्यू से कैपिलरीज में होगा, ठीक है, नॉट डायरेक्टली नहीं है। तो इसके इस तरह से ये दिस इज योर टिश्यू एंड दीज आर योर कैपिलरीज। तो इस तरह से केमिकल एक्सचेंज होता है। ये इसके एग्जांपल्स अपन ले तो एग्जांपल है एनिलिडा, योर एनिलिड्स और कॉर्डेट्स एंड सेफेलोपोडा ऑफ मोलस्क। जो एग्जांपल अपना बचा था सेफेलोपोडा, ठीक है, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स है। क्या ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्या देखा,
ब्लड वेसल फर्दर डिवाइड करके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन टिश्यू एंड द कैपिलरीज, इस तरह से, ठीक है। टिश्यू से कैपिलरीज एंड कैपिलरी से टिश्यू, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा सिस्टम पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ, आप लिख लीजिए, केमिकल एक्सचेंज ऑफ materials take place between animal body and environment among different tissue of body take place through the closed circulatory system. Okay students, chemical exchange of material take place between animal body and environment among different tissue of the body take place through this closed circulatory system. Means जैसे कि सपोज करिए आपकी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, वहाँ से जो हार्मोन्स है वो आपको जो बॉडी को चाहिए वो सेल्स के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। और जो आपके इंटेस्टाइन है वहाँ से डाइजेस्टेड फूड ट्रैवल होता है, ठीक है। और इसके अलावा और जो भी फ्लूइड्स आपको चाहिए वो इन के थ्रू, सेल्स के थ्रू पास होते हैं, ठीक है, किसी बॉडी में। और इसी तरह से जो चीजें हमको नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चीजें जैसे कि आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं आपके सेल से आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक जाएंगे, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं लाइक CO2 जो हमें ज़रूरी नहीं है, जो हार्मफुल है, वो गैसेज भी आपके सेल्स में जाएंगी, ठीक है। और वहां से फिर वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो दिस इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट विल डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। ये कहाँ से डेवलप्ड होता है, इसका ओरिजिन क्या होता है, डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, तो अब अपन पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें अपन दो चीजों को स्टडी करेंगे, यही लिख लेते हैं अपन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने शॉर्ट में लिखा है ये, ठीक है। इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के अंदर दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आगे फर्दर, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स, देन ब्लड को पढ़ेंगे एंड हार्ट को पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, लिम्फ को पढ़ेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स को पढ़ेंगे एंड लिम्फ नोड्स को पढ़ेंगे, लिम्फ नोड्स। इसके अंदर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले उठाते हैं का ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स को देखेंगे, देन ब्लड को, देन हार्ट को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन ब्लड वेसल्स को। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स।
फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। योर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट, ठीक है, इन तीनों में सबसे थिनेस्ट है ये, ठीक है। थिनेस्ट ब्लड वेसल क्या है? कैपिलरी है, ठीक है। आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। ब्लड वेसल कितने टाइप्स की है? आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ABC। आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टरीज और वेन को, दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे अपन, देन अपन पढ़ेंगे कैपिलरीज को। आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन है, ठीक है, इनकी जो वॉल है, ठीक है, इनकी वॉल है वो क्या? 3 टाइप्स की होते हैं, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ये सबसे आउटर मोस्ट है, दिस इज द मिडल वन, एंड नंबर 3 ट्यूनिका इंटरना। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, दिस इज द इनर मोस्ट। ट्यूनिका एक्सटर्ना को एडवेंटिशिया भी कहा जाता है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहा जाता है। देन आपकी आती है ट्यूनिका मीडिया, सेंटर की लेयर। सबसे लास्ट में है ट्यूनिका इंटरना, दैट इज योर इनर मोस्ट लेयर। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है आपकी बच्चों सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और ये किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसकी? लूज कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट इलास्टिन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो लिख लीजिए किसकी बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बच्चों। सबसे बाहर की लेयर होती है, किसकी बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? ये जो ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ब्लड वेसल को कहते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही ये जो लेयर है इट इज सप्लाइड विद नर्व्स। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज सप्लाइड विद नर्व्स, और वी कैन से वासा वेसोरम। अब ये वासा वेसोरम कहां से आ गया? क्या होता है ये वासा वेसोरम? देख लीजिए आप साथ में, इसमें ये जो लेयर है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन के तौर पे इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड दिस लेयर इज सप्लाइड विद नर्व्स। और वी कैन से वासा वेसोरम। बच्चों वासा वेसोरम होता है, इसको कहा जाता है ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड वेसल की भी ब्लड वेसल है। आपको पता है जो हमारी ब्लड वेसल है वो क्या करती है? ब्लड को लेके आती है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में, देन बॉडी पार्ट से ब्लड को क्या करती है? फर्दर हार्ट पे लेके जाती है। ये काम कौन करता है? ब्लड वेसल। लेकिन ये जो ब्लड वेसल है इनको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस वगैरह सब चीजें इनको भी तो चाहिए। तो वो काम कौन करता है? आपका वासा वेसोरम, ठीक है। वासा वेसोरम क्या करेंगी? दीज नर्व सप्लाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ठीक है, मटेरियल टू द ब्लड वेसल्स। तो इसलिए इनको कहा जाता है ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। लिख लीजिए वासा वेसोरम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेसल, वेसल ऑफ ब्लड वेसल।
ये खुद ही एक तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं, किसकी? ब्लड वेसल्स की। क्लियर हुआ? तो ये क्या था, अपन ने देखा ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। सेकेंड है ट्यूनिका मीडिया, दिस इज द थिकेस्ट लेयर अमंग ऑल थ्री। इन सब में सबसे थिकेस्ट लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया। किसकी बनी होती है? सर्कुलर नॉन स्टायरेटेड मसल्स की बनी होती है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर नॉन स्टायरेटेड मसल्स एंड नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। इसके बाद ट्यूनिका इंटरना, इनर मोस्ट लेयर है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, योर इलास्टिन लेयर एंड योर एंडोथीलियम, एंडोथीलियम is made up of simple squamous epithelium, squamous epithelial cell। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्यूनिका इंटरना जो है फर्दर टू में डिवाइड होती है, इलास्टिन लेयर और एंडोथीलियम। ठीक है, एंडोथीलियम किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की, एपिथेलियम सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी 3 लेयर्स। अब इनको अपन स्ट्रक्चर वाइज कंपेयर करते हैं। ठीक है, इनको अपन कंपेयर करते हैं कि किस तरह से दिखती हैं और आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। इनमें, इन लेयर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो क्या वो डिफरेंस है अपन उसको देखते हैं। ये देखते हैं अपन टीएस ऑफ आर्टरी। ठीक है, इधर लेंगे अपन टीएस ऑफ वेन। ठीक है बच्चों, सबसे बाहर की लेयर क्या थी? ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो इस केस में आर्टरीज के अंदर, ठीक है, आर्टरीज के अंदर ये लेयर क्या होगी? थिन होगी। ठीक है, ये बना लीजिए आप। दिस इज अ ट्यूनिका एक्सटर्ना। इस केस में ये आपको थोड़ी सी थिक नजर आती है as compared to arteries। This is tunica media, sorry tunica externa। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है आर्टरीज के अंदर क्या होती है? थिन होती है और वेन्स के अंदर थिक होती है। सेकेंड लेयर की बात करते हैं, ट्यूनिका मीडिया। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड लेयर है जो किसकी बनी होती है? ये मस्कुलर लेयर होती है, दिस इज द थिकेस्ट लेयर। तो आर्टरीज के अंदर ये लेयर क्या होती है? थिक होती है। दिस इज ट्यूनिका मीडिया। एंड वेन्स के केस में
ये लेयर जो है ये थिन होती है। डायग्राम आप लोग साथ में बना लीजिए। ये क्या है? ट्यूनिका मीडिया। दिख रहा है आपको? सबसे बाहर की लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या है? सब यहाँ पे थिन है और उस केस में थिक है, जबकि ट्यूनिका मीडिया जो है इस केस में थिक है और वेन्स के अंदर वो थिन होती है। थर्ड लेयर की बात करते हैं, ट्यूनिका इंटरना, जो कि फर्दर 2 में डिवाइडेड थी, आपकी इलास्टिन लेयर एंड एंडोथीलियम। ठीक है, तो इलास्टिन की बात करें, इलास्टिन लेयर की बात करें, में थिक होती है ये लेयर, थोड़ा इसको मोटा बनाते हैं अपन। और अंदर ये आपकी सेकेंड लेयर और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की जो बनी होती है। ये स्टूडेंट्स, ये थी आपकी इलास्टिन लेयर, ये ब्लैक में आपको दिख रही है, दिस इज योर इलास्टिन लेयर। ठीक है, और इसके बाद आपकी क्या थी? एंडोथीलियम। ठीक है, अंदर जो आपको दिख रहे हैं सेल्स, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। दिस इज योर एंडोथीलियल लेयर वी कैन से। ठीक है, और ये दोनों लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं? आपकी ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ये कौन से केस में चल रहे हैं अपन? आर्टरीज, और वहीं पे वेन्स के अंदर जो आपको ब्लैक में दिख रही है ये, ठीक है, इसमें भी सेल्स इस तरह से पाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज योर इलास्टिन लेयर, दिस योर एंडोथीलियल लेयर, एंडोथीलियम। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? आपकी ट्यूनिका इंटरना। और सेंटर में दिस योर ल्यूमेन, यहां पे भी दिस इज योर ल्यूमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा आर्टरीज और वेन्स के बीच में, आपने डायग्राम में आपको दिख रहा है जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो आर्टरीज के अंदर क्या थिन होती है और वेन्स के अंदर वो थिक है, वो लेयर जो होती है थिक होती है। और ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो वो लेयर यहां पे दिख रही है आपको थिक है। ठीक है, और वहीं पे इसके अंदर ट्यूनिका मीडिया वेन्स के अंदर क्या है? थिन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड लेयर आपकी जो ट्यूनिका इंटरना है, जो कि दो लेयर्स को मिलकर बनती है, इलास्टिन लेयर और एंडोथीलियल लेयर। ठीक है, और यू कैन से एंडोथीलियम। तो ये लेयर भी क्या है? थिन है, सॉरी यहां पे थिक है, आई एम सॉरी। ठीक है, आर्टरीज के अंदर क्या है? ट्यूनिका मीडिया भी थिक है, ठीक है, और ट्यूनिका इंटरना भी थिक होती है। जो ल्यूमेन है वो आपको दिख रहा है कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, ल्यूमेन के है इसके अंदर कम हो जाता है। वहीं पे वेन्स के केस में आपको दिख रहा है ल्यूमेन इज वाइडर। ठीक है,
ल्यूमेन क्या है, वाइडर है। तो ये था टीएस ऑफ आर्टरीज एंड टीएस ऑफ वेन, इसको माइंड में बिठा लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। जो सबसे पहले आप याद रखिए, एक्सटर्नल लेयर जो होती है यहाँ पे, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, किस केस में, आर्टरीज के केस में थिन होती है, वेन्स के केस में थिक होती है। जबकि जो दोनों लेयर्स हैं, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, आर्टरीज के केस में थिक होती हैं और वेन के केस में थिन होती हैं। जो सब कुछ इसमें थिक होगी तो ल्यूमेन क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, और वेन्स के अंदर ल्यूमेन वाइडर होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स अपन ने कर लिया, एंड आपका कैपिलरीज पे आते हैं। गिवन बाय मार्सिलो मालपीजी, गिवन बाय मार्सिलो मालपीजी। कैपिलरीज जो होती है, ठीक है, ये सिंगल लेयर की होती है। किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की बनी होती है ये लेयर, विच रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह से जो लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपको ब्लू से दिख रही है, ठीक है, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली आपको पता है इस तरह से आर्टरीज फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है, आर्ट्रियोल, देन आर्ट्रियोल किस में डिवाइड होता है, कैपिलरीज में, ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स, ठीक है, देन फर्दर वेन्स में डिवाइड हो जाती है। यहां पे क्या, कैपिलरीज, दीज आर कैपिलरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज योर आर्ट्रियोल। तो जो कैपिलरीज हैं वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की बनी होती है, विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इतना सही है आपका कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स अपना कंप्लीट हुआ, लेकिन उससे पहले अपन को आर्टरीज और वेन में क्या थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज एंड वेन्स, जो आपकी आर्टरीज होती है वो कहां से ब्लड लेके जाती है, हार्ट से। ठीक है, आर्टरीज विल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। लिख लीजिए, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। वहीं पे वेन्स कहां से लेके जाती है, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ, टू वेन्स, सॉरी हार्ट। ठीक है बच्चों, आर्टरी जो होती है कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट one artery, that is your pulmonary artery, except pulmonary artery। ठीक है बच्चों, और जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, except there is one more exception here also, that is your pulmonary vein। ठीक है स्टूडेंट्स, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद जो आपकी आर्टरीज होती हैं, ऑक्सीजनेटेड बोल रही हूं तो ब्लड का कलर क्या होगा, रेड,
डार्क रेड, ठीक है, जिसमें ब्लड का कलर होता है दैट इज योर डार्क रेड। जो कि वेन्स होती हैं, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो इसका जो कलर होता है, आपकी बुक, काफी बुक्स में ब्लूइश लिखा हुआ है, ठीक है, बट इट इज पर्पल रेड, ठीक है, पर्पल रेड होता है तो ब्लूइश टिच आता है एक, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें पर्पलिश रेड ड्यू टू द वेन्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनकी वजह से जो कलर होता है ब्लड का पर्पलिश रेड होता है, और यू कैन से ब्लू टिच कलर होता है। इसके अलावा आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जब आप आर्टरीज होती है इसमें क्या होते हैं, वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, वॉल्व आर एब्सेंट, वॉल्व्स आर एब्सेंट। वॉल्व्स क्या होते हैं बच्चों, वॉल्व से काम होता है जो ब्लड का बैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड जो है वेसल्स के अंदर वापस ना चला जाए, ठीक है, तो वो काम क्या करते हैं, वॉल्व्स करते हैं। जो आपका हार्ट है, ठीक है, अब यहां पे बोला कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, तो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, तो हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा फोर्स के साथ कर रहा है ना, तो यहां पे क्या है, वॉल्व की जरूरत नहीं है, यहां पे क्या है, वॉल्व की जरूरत नहीं है, ब्लड जो है डायरेक्टली फ्लो कर रहा है प्रेशर के साथ, तो देयर इज नो नीड ऑफ वॉल्व, तो वॉल्व्स आर एब्सेंट, बट इन वेन्स वॉल्व्स आर प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वॉल्व्स के अंदर, ये सॉरी, वेन्स के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो कहां से, आपके पूरे बॉडी से आ रहा है, तो बॉडी में और कहीं तो कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, ठीक है, अब ब्लड जो है सपोज करिए आपके नीचे लेग से ऊपर हार्ट की तरफ आएगा, तो अब वो कैसे फ्लो करेगा, मसल्स के थ्रू वो ऊपर आएगा, और कोई पंपिंग ऑर्गन तो नहीं है, तो यहां पे वॉल्व की जरूरत पड़ती है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ठीक है, तो इसीलिए वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ वेन्स। इसके अलावा बच्चों आर्टरीज जो होती हैं वो डीप सीटेड होती हैं, ठीक है, स्किन के अंदर क्या होती है, बॉडी के अंदर डीप सीटेड होती है ये, दीज आर डीप सीटेड इन योर बॉडी, इन आवर बॉडी, एक्सेप्ट कुछ आर्टरीज हैं जो सुपरफिशियल होती है, ठीक है, लाइक योर रिस्ट, ठीक है, रिस्ट में यहाँ पे इस तरफ से आप देखेंगे, जहाँ पे प्रेस करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको पल्स रेट पता पड़ती है, ठीक है, तो इस तरफ से आपके थंब की साइड से निकलते हुए इस साइड से होती है, ठीक है, तो रिस्ट में एक आपकी आर्टरी होती है दैट इज सुपरफिशियल। इसके अलावा आपके नेक रीजन में यहाँ पे इस तरफ से एक आर्टरी होती है। थर्ड आपके टेम्पल रीजन में, ठीक है, टेम्पल रीजन में भी एक आर्टरी होती है, एंड योर एंकल रीजन, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आर्टरी सुपरफिशियल है। वेन्स जो होती हैं, वेन्स आर सुपरफिशियल। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन ने देखा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी, ठीक है, इसको अपन स्टूडेंट्स नंबर 6 अपन देखते हैं। जो आर्टरीज होती हैं इसमें जो ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर थी, ये क्या थी, थिन थी, ठीक है, थिन ट्यूनिका एक्सटर्ना, जबकि वेन्स के केस में क्या थी, ये थिक थी। वहीं पे ट्यूनिका मीडिया क्या थी, यहां पे ट्यूनिका मीडिया है थिक लेयर, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया क्या होती है, यहां पे थिक होती है, वहीं पे वेन्स के केस में इट इज थिन। ठीक है बच्चों, एंड नंबर 8 ट्यूनिका क्या बची, इंटरना, ये भी क्या है, यहां पे थिक है, आर्टरीज में ये थिक होती है और वेन्स के अंदर ये लेयर थिन होती है। ये चीज अपन देख चुके हैं। साथ ही ल्यूमेन, ल्यूमेन क्या था, यहां पे कॉन्स्ट्रिक्टेड, और यहां पे क्या था, ल्यूमेन वाइडर। बच्चों जब आप आर्टरी को कट करोगे ना,
सपोज करिए किसी आर्टरी को इंजरी हुई है, ठीक है, जो ब्लड फ्लो होता है वो जरकी होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड निकलता है वो जरकी होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट से ब्लड आ रहा है तो हार्ट क्या फोर्स के साथ उसको पंप करता है, तो ब्लड आता है तो वो जरकी होता है, ठीक है, फिर वेवी सा होता है, आपको पता लग जाता है कि आर्टरी कट हुई है। और अगर जो ब्लड का निकल रहा है ब्लड, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म पोजीशन में निकल रहा है, ठीक है, तो मींस वेन कट हुई है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आर्टरी कट हुई है कि वेन कट हुई है। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो इज जरकी, क्योंकि हार्ट पंप करता है ब्लड को, ठीक है, तो ब्लड के फोर्स के साथ पंप करता है, तो ब्लड जो निकलता है वो जर्की होता है। एंड इस केस में ब्लड इज यूनिफॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। आर्टरीज आफ्टर डेथ, आर्टरीज क्या होती हैं? एम्प्टी हो जाती है। आर्टरीज गेट एम्प्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। जबकि वेन्स जो होती हैं उनके अंदर डेथ के बाद भी ब्लड होता है। ब्लड इज स्टिल प्रेजेंट आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है बच्चों। तो ये था कंपैरिजन आर्टरीज और वेन के बीच में। अपन ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए। नेक्स्ट अपन चलेंगे ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल्स कंप्लीट हुआ। सेकंड क्या था अपना? ब्लड। स्टूडेंट्स अपन सेकंड देखते हैं ब्लड को। ब्लड, ब्लड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, mesodermal in origin, plus it is a liquid connective tissue, it is a liquid connective tissue। तो जो ब्लड की स्टडी है उसको क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज hematology and process of formation of blood is known as homeopoiesis। Study process of synthesis of blood is known as hemopoiesis, ठीक है, it is hemopoiesis, ठीक है बच्चों। ये था जर्नल ब्लड के बारे में। जो ब्लड का पीएच होता है, ठीक है, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड ओपेक, ठीक है, एंड ओपेक। ब्लड का कलर क्या होता है? रेड, ठीक है, कलर जो होता है रेड होता है। और हमने देखा था जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, उसकी वजह से जो ब्लड होता है डार्क रेड होता है। लेकिन जो वेन्स होती हैं दे विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? पर्पलिश रेड और यू कैन से ब्लूइश, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देखी थी, अपन ने देखा पीएच, कलर। अब बात करें इसकी परसेंटेज की, ठीक है, देन इट इज 7 to 8% इन योर बॉडी। बॉडी वेट का कितना? 7 to 8% ये ब्लड होता है, 7 to 8%। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो फीमेल्स के अंदर इट इज 4 to 5 लीटर्स, ठीक है, और मेल के अंदर इट इज 6 to 7 लीटर।
इट इज 5 to 6 लीटर, सॉरी। ठीक है बच्चों, कितना होता है? फीमेल्स के अंदर 4 to 5 लीटर होता है और मेल्स के अंदर 5 to 6 लीटर होता है। इसके साथ ही ब्लड इज ए फॉल्स सीटी। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन का पावर नहीं होता है, दे डोंट हैव डिवीजन पावर सॉरी। एंड जो फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, मैट्रिक्स में जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फाइबर्स आर टोटली एब्सेंट इन ब्लड। साथ ही ब्लड जो होता है उसको कौन सिंथेसाइज या प्रोड्यूस करता है? लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। कौन? लिम्फोइड एंड सॉरी आपका लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स ये सिंथेसाइज करते हैं। तो बच्चों ब्लड इज अ फॉल्स सीटी, ब्लड इज अ फॉल्स सीटी। क्यों? बिकॉज इसके अंदर सेल डिवीजन का पावर नहीं होता है, जो उसके सेल्स होते हैं उनके डिवीजन का पावर नहीं होता है। साथ में जो फाइबर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, फाइबर्स आर एब्सेंट। एंड इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, एंड इन प्लाज्मा ऑफ, जो प्लाज्मा ऑफ ब्लड होता है वो किससे बनता है? सिंथेसाइज होता है आपके लीवर से और लिम्फोइड ऑर्गन से। ठीक है बच्चों, इसलिए ब्लड इज अ फॉल्स सीटी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो आपका मैट्रिक्स पार्ट जो होता है, ठीक है, दैट इज योर प्लाज्मा। मैट्रिक्स पार्ट जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और यू कैन से लिक्विड पार्ट। दैट इज योर प्लाज्मा। इट विल मेक 55%। इट इज 55%। ठीक है, एंड सॉलिड पार्ट की बात करें, सॉलिड पार्ट ब्लड में, तो इट इज योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स और यू कैन से ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें आपके कौन कौन से आएंगे बच्चों? आरबीसी, योर डब्ल्यूबीसी एंड योर प्लेटलेट्स। ये कितना परसेंटेज हुआ इसका? 45%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्लड के कॉम्पोजिशन में मैट्रिक्स और प्लाज्मा जो है कितना परसेंट है? 55%। एंड जो सॉलिड पार्ट है जिसमें आपके ब्लड कॉर्पसल्स आते हैं, इट इज 45%। ठीक है, तो पहले प्लाज्मा को उठाते हैं अपन और प्लाज्मा को देखते हैं पहले। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है? वाटर। ठीक है, 90 से 92% क्या है? वाटर है। और 8 से 10% क्या है? सॉलिड पार्ट है इसमें। ठीक है, सॉलिड पार्ट है इसके अंदर। क्या 1% क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, और 1 से 2% क्या हुआ आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर आपका फूड हो गया, ठीक है, फूड वेस्ट मटेरियल हो गया, आपका वेस्ट मटेरियल आ गया। आपका लैक्टिक एसिड विच इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। सम एंटीबॉडीज और इसमें आपके आएंगे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, साथ में रेस्पिरेटरी गैसेस आएंगी कुछ। ठीक है, ये सब किसके अंदर चल रहा है?
8 से 10% की बात कर रही हूं मैं। साथ ही 6 to 7% क्या होंगे? प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, 6 से 7% क्या पार्ट है इसमें? प्रोटीन का है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है? आपका वाटर है। ठीक है, 8 से 10% सॉलिड पार्ट है, जिसके अंदर 1% क्या है? इनऑर्गेनिक आयंस है। वहीं पे 1 से 2% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड 6 to 7% आर योर प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं डिटेल में प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इनऑर्गेनिक आयंस कौन कौन सी हुई आपकी? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ठीक है, एंड योर बाइकार्बोनेट आयंस। ये कुछ आयंस हैं जो प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, आपके O2 एंड CO2, ये कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स मैंने आपको बोला 6 to 7% है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पहला है सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन, इट इज 4% मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 से 7% क्या है? सीरम एल्ब्यूमिन, इट इज 4%, इसका 4% होता है। जो सीरम एल्ब्यूमिन है, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। लिख लीजिए आप, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। इसके अलावा सीरम एल्ब्यूमिन जो है, इट हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? वाटर को होल्ड करना। ठीक है, वाटर को होल्ड करना। लेकिन अगर सपोज करिए इस एल्ब्यूमिन नहीं है, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा? जो वाटर है टिश्यूज के अंदर ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो सेल्स को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सीरम एल्ब्यूमिन क्या करता है? हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। इसके साथ ही फिर प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये फंक्शंस है इसके कुछ सीरम एल्ब्यूमिन के। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, दैट इज योर ग्लोबुलिन। ग्लोब्यूलिन, ठीक है बच्चों, ग्लोबुलिन। और इसकी बात करें सीरम एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के हिसाब से रेशियो में बात करें, देन इट इज 2:1। ठीक है, 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रेशियो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन का और ग्लोबुलिन का रेशियो है, इट इज 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ग्लोबुलिन है ये क्या करता है? ये एक एंटीबॉडी है। ठीक है, सबसे पहले तो इट इज एन एंटीबॉडी। क्या करता है? बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया और वायरसेस को डिस्ट्रॉय करता है। इसके साथ ही इट विल ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी, इन द प्लाज्मा। कौन? ग्लोबुलिन। तो हम बोल सकते हैं ग्लोबुलिन जो है फर्दर कितने टाइप्स का है? इट इज ऑफ 5 टाइप। सॉरी, इट इज ऑफ 3 टाइप। इट इज नॉट 5 टाइप, इट इज 3 टाइप्स का होता है। दैट इज योर अल्फा ग्लोबुलिन। ठीक है, एक एग्जांपल है सीरोप्लाज्मिन। इसका एग्जांपल है सीरोप्लाज्मिन, दैट इज योर सीयू कैरिंग प्रोटीन।
ठीक है, पहला है अल्फा ग्लोबुलिन, सेकंड है बीटा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन। ये इसका एग्जांपल क्या है? ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन, इट इज ए आयरन कैरिंग प्रोटीन, आयरन कैरिंग प्रोटीन। ठीक है, थर्ड जो ग्लोबुलिन है दैट इज गामा, ठीक है, दैट इज योर गामा ग्लोबुलिन। इट जो अल्फा ग्लोबुलिन है ये कहां पे सिंथेसाइज होता है? लीवर में। ठीक है, इसको लिख लीजिए पॉइंट, सिंथेसाइज इन लीवर, एंड बीटा ग्लोबुलिन इज ऑल्सो सिंथेसाइज इन लीवर, सिंथेसाइज इन लीवर। और जो आपका गामा ग्लोबुलिन है इट विल सिंथेसाइज इन लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और you can say synthesize in lymphoid organs only, synthesize in lymphoid organs। ठीक है बच्चों, तो ये थे टाइप्स किसके? ग्लोबुलिन के, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। अब मैंने को बोला जो ग्लोबुलिन है ये क्या है? एंटीबॉडीज है, मींस इट इज एन इम्यूनोग्लोबिन, इट इज एन इम्यूनोग्लोबिन, इट इज एन इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी से काम करता है, तो क्या करता है? इम्यूनोग्लोबिन है तो क्या करेगा? एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करेगा, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो जो इम्यूनोग्लोबिन है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ठीक है, फर्दर ये 5 टाइप्स के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक है, इसको आप याद रखने का तरीका है गेम डी, और यू कैन से गम दे, गम दे। ठीक है, गम दे। जी से क्या बना? गामा, ठीक है, जी से बना गामा। ए से क्या बना? अल्फा। एम से म्यू, डी से डेल्टा, ई से एलिसन। ठीक है बच्चों, इस तरह से 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबिन्स आपके होते हैं। ठीक है, और ग्लोबुलिन कितने हैं? 3 टाइप्स के। ठीक है, प्रोटीन पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। कितना था प्रोटीन पार्ट? आपका 6 से 7%, जिसमें 4% क्या हो गया? आपका सीरम एल्ब्यूमिन हो गया, एंड रेस्ट क्या होगा? आपका ग्लोबुलिन। और इसका रेशियो अगर देखा जाए एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन का, देन इट इज 2:1। इसके अलावा और कौन से सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका, इसमें प्रोटीन्स अपन ने देख लिए, इसके साथ में आते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अंदर आपके 2 आते हैं, दैट नंबर 1 इज योर फाइब्रिनोजन एंड योर प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है बच्चों, जो फाइब्रिनोजन है इसका परसेंटेज कितना है? 0 to 3%, एंड इट इज सिंथेसाइज इन लीवर। इसके साथ ही प्रोथ्रोम्बिन है, इसका भी 0.3% है, इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज इन लीवर। इसमें 2 तरह के प्रोटीन्स हैं आपके, क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इसका 0.3% है, ये भी 0.3% है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द लार्जेस्ट प्रोटीन, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं? इसके अलावा देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस गैसेस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट मतलब क्या हुआ? जो हीट है, ठीक है, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है? हीट क्या प्रोड्यूस हो रही है? एनर्जी इज लॉस्ट, हीट इज प्रोड्यूस। तो अगर वो हीट एक जगह पे रही तो इट विल डैमेज अवर टिश्यू, तो इसीलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर और क्या चीज़ें पाई जाएंगी? आपके वेरियस कंपाउंड्स, जैसे कि आपका हार्मोन्स, एंजाइम्स, वाइटमिन्स, ठीक है, ये भी चीजें पाई जाती हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर एंटीकोगुलेंट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? इट इज एन एंटीकोगुलेंट, मींस ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके साथ ही वेरियस फूड मटेरियल्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, लाइक आपका अमीनो एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, आपके फैट्स, आपके मोनोग्लिसराइड्स एंड ग्लिसरोल, ये चीजें भी आपके कुछ अमाउंट में पाई जाती हैं, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर फूड मटेरियल्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैट, मोनोग्लिसराइड्स एंड ग्लिसरोल। जो आपको ग्लूकोज है, आपको पता है बच्चों, इसका जो नॉर्मल बॉडी का लेवल है कितना है? कितना लेवल है इसका? 82 इट इज 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये क्या है? इसका नॉर्मल लेवल है ग्लूकोज का बॉडी के अंदर। इससे ज्यादा हो गया, एक्सीड हो गया तो क्या होगा? यूरिन के अंदर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आएगा, मींस डायबिटीज मिलिटियस की कंडीशन आ जाती है, शुगर, ठीक है, तो क्या होता है? उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, ठीक है बच्चों, इट इज हाइपरग्लाइसीमिया और यू कैन से डायबिटीज मिलिटिस। लेकिन वहीं पे अगर इसका लेवल कम हो गया, ठीक है, सपोज करिए 80 to 100 mg है, नॉर्मल है, इससे कम हो गया तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। कंडीशन क्या होती है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो इस तरह से जो ग्लूकोज का लेवल है वो बॉडी के अंदर मेंटेन होना जरूरी है। तो ये थे फूड मटेरियल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कौन सिंथेसाइज करता है? लीवर, ठीक है, ये लीवर से सिंथेसाइज होते हैं। और कौन कैरी करता है इनको? प्लाज्मा, कैरी बाय प्लाज्मा। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कितना है? नॉर्मल लेवल है 50 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड,
ठीक है, इसका नॉर्मल लेवल है। इससे ज़्यादा होगा तो किस पे इफेक्ट करता है, आपका हार्ट वॉल्यूम के इफेक्ट करता है, और आपके हार्ट वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है ज़्यादा ये। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल आपके बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस देखें तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट। इसके अलावा विटामिन के सिंथेसिस में भी इसका रोल है। ठीक है, और स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रो फंक्शंस किसके हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल के, और इसका लेवल ज़्यादा होता है तो ये ब्लड वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है और आपके हार्ट पे इफेक्ट करता है। तो फंक्शंस क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द विटामिन के सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था अपना ब्लड प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, प्लाज्मा अपन ने देखा, देन अपन देखेंगे ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले उठाते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, इस आपको ये पता ही होगा फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसी की स्टडी को क्या कहते हैं? इसमें पहली चीज, सबसे पहले बच्चों एक पॉइंट है, दैट इज योर हेमियोक्रिट वॉल्यूम। एक टर्म है हेमियोक्रिट वॉल्यूम। ये क्या होती है, क्या है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी। ब्लड के अंदर आरबीसी का कितना परसेंटेज है उसको कहा जाता है हेमोक्रिट वॉल्यूम। तो एग्जाम में पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। हेमोक्रिट वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी जो होता है आपका, इसमें जिसका शेप की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी शेप को अपन देखते हैं। शेप ऑफ आरबीसी वर्टिब्रेट्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। और वी कैन से अपन इसमें देते हैं ह्यूमन। ठीक है, वर्टिब्रेट एंड ह्यूमन के अंदर अपन लेते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या शेप होती है, इट इज स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल एंड न्यूक्लिएटेड। आरबीसी जो वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं, दीज आर स्फेरिकल एंड न्यूक्लिएटेड। लाइक आपके एम्फीबियंस में, आपके रेप्टाइल्स में। ठीक है, स्फेरिकल एंड न्यूक्लिएटेड। वहीं पे ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमंस के अंदर आरबीसी आर सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड enucleated at maturity। ध्यान सुनिएगा, आरबीसी जो होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड enucleated मींस न्यूक्लियर इज एब्सेंट एट मैच्योरिटी। ये किसकी बात करें, मैच्योरिटी। लेकिन एट और वी कैन से इन यंग वंस। ठीक है, इन यंग वंस, यंग वंस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है बच्चों। ठीक है, जो आरबीसी होते हैं
वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होते हैं, स्फेरिकल एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, लाइक आपके एम्फीबियन एंड रिप्टाइल्स के अंदर। एंड ह्यूमंस के अंदर सर्कुलर होते हैं, बाइकनकेव होते हैं एंड ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट एट मैच्योरिटी, ठीक है। बट एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसको आप यंग वंस की जगह आप लिख लीजिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। अब बाइकनकेव शेप के होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट योर कैमल एंड लामास। कैमल एंड लामास क्या है, इसके एक्सेप्शन है, किसके, न्यूक्लियस के, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अदरवाइज सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, अपन मैमल्स की बात कर रहे हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है एट मैच्योरिटी। अब बोल रहे बाइकनकेव शेप के होते हैं, बाइकनकेव शेप में है तो क्या, इसका क्या फायदा है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये होगी शेप की बात अपन कर रहे हैं अभी। अगर आरबीसी की शेप के अंदर डिफेक्ट होता है, ठीक है, कोई चेंज होता है, तो उसको एक टर्म का नाम दिया गया है, इट इज पोइकिलोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस। इफ देयर इज चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी, change in shape of RBC is known as poikilocytosis, ठीक है बच्चों। तो एक टर्म है यूरेमिया, मींस RBC become irregular in shape। इसके साथ ही सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी बिकम सिकल सेल, ठीक है, सिकल सेल की शेप में हो जाते हैं। अगर आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो क्या होंगे, दे विल ब्रस्ट, ठीक है। एंड वहीं पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो दे विल क्या होंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आरबीसी को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। वहीं पे अगर आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्रस्ट हो जाते हैं। अब इसके लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इट इज मैक्सिमम 120 टू 127 डेज, 120 से 127 दिन का होता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद they will get phagocytosis, they will get phagocytosis, engulf YWBC and destroyed in spleen, ठीक है। 120 दिन की जर्नी के बाद आरबीसी के साथ क्या होता है, दे गेट फैगोसाइटोसिस, ठीक है, एनगल्फ, डब्ल्यूबीसी इनको एनगल्फ कर लेते हैं एंड दे विल डिस्ट्रॉय, आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। शेप की बात करते हैं, सॉरी साइज की बात करते हैं, शेप तो अपन ने डिस्कस कर ली। साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का साइज बच्चों 7 to 8 माइक्रोन होता है नॉर्मली, इट इज 7 to 8 माइक्रोन। इस तरह से आप तो ये कितना हुआ, ये आरबीसी आपका, ठीक है, इट इज 7 to 8 माइक्रोन। और सेंटर से बात करें ये पार्ट का, अभी आरबीसी ऐसे क्यों दिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है, इसकी वजह से इनका शेप ऐसा होता है। ये है, दिस इज अराउंड 2 माइक्रोन, ठीक है, जो सेंटर का एरिया होता है वो 2 माइक्रोन का होता है एंड जो पेरिफेरल एरिया है इट इज अराउंड 1 माइक्रोन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये साइज है 7 to 8 माइक्रोन होता है, ठीक है। एंड जो सेंटर की अपन बात करें, सेंट्रल पार्ट, देन इट इज 2 माइक्रोन एंड पेरिफेरी की बात करें देन इट इज 1
माइक्रोन। ये क्या है? साइज ऑफ आरबीसी। आपने एक नाम सुना होगा, एम्फीबियंस के अंदर है एम्फीयूमा। एम्फीयूमा जो ऑर्गेनिज्म है, सबसे लार्जेस्ट इसके अंदर आरबीसी पाया जाता है। दैट इज योर 75 माइक्रोन का आरबीसी इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। मैमल्स की बात करें, मस्क डियर, ये एम्फीयूमा कौन सी क्लास का था? एम्फीबिया। ठीक है। और मस्क डियर की बात करें, इसके अंदर जो आरबीसी है ये कितना होता है? इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी पाया जाता है, दैट इज योर 2.5 माइक्रोन। वहीं पे एलिफेंट की बात करें, ठीक है, क्लास मैमेलिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो आरबीसी पाया जाता है दैट इज एलिफेंट के अंदर होता है। इट इज अराउंड 9.5 माइक्रोन। 9.5 से अपन लेते हैं इसको 9 to 11 माइक्रोन टोटली। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, जो साइज है, बेसिकली साइज क्या है? नॉर्मल 7 to 8 माइक्रोन। जो एम्फीयूमा है, ठीक है, एम्फीबियन क्लास के, एम्फीबिया की अपन बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो आरबीसी है उसका साइज क्या है? 75 माइक्रोन, सबसे लार्जेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट किसके अंदर पाया जाता है? मस्क डियर। मैमल्स के अंदर मस्क डियर जो है उसमें 2.5 माइक्रोन का होता है। वहीं पे एलिफेंट के अंदर सबसे लार्जेस्ट होता है, मैमल्स के अंदर ये 9 से 11 माइक्रोन का आरबीसी पाया जाता है। ये हो गया साइज ऑफ आरबीसी। स्टूडेंट, जो आरबीसी का अपने साइज देखा, ठीक है, क्या देखा अपने? आरबीसी का साइज। अगर आरबीसी के साइज में कुछ चेंज होता है, ठीक है, सपोज करिए आरबीसी का साइज चेंज होता है, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनिसोसाइटोसिस। मींस चेंज इन आरबीसी साइज। सपोज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। ठीक है, B12 की डेफिशिएंसी में क्या होता है? आरबीसी होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप के होते हैं और काफी लार्ज हो जाते हैं। देन दैट आर कॉल्ड मैक्रोसाइट्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की वजह से क्या होता है? मैक्रोसाइट्स बन जाते हैं, इरेगुलर शेप के आरबीसी हो जाते हैं, लार्ज साइज के। ठीक है, एंड आरबीसी को क्या कहा जाता है? मैक्रोसाइट्स कहा जाता है इन आरबीसीज को। और ये कहां पे डिस्ट्रॉय होते हैं? दीज आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉयड होते हैं। एंड इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, वहीं पे डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? जो आरबीसी हैं वो स्मॉल साइज के हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज के इनको क्या कहा जाता है? माइक्रोसाइट्स। इनको कहा जाता है माइक्रोसाइट्स। एंड दे विल ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। Destroyed in spleen, and hemoglobin is less in this case. In this case, hemoglobin is less. इस केस में क्या था? हीमोग्लोबिन नॉर्मल था, यहां पे हीमोग्लोबिन लेस है। ठीक है, ये किसकी वजह से? अगर साइज में चेंजेस हैं। ठीक है, एनिसोसाइटोसिस मींस चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी। एंड दो कंडीशन क्या है? पहली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। स्टूडेंट देखते हैं नंबर ऑफ
आरबीसी, और यू कैन से आरबीसी काउंट की बात करें, आरबीसी काउंट्स की बात करें, मेल के अंदर इट इज 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, मेल्स के अंदर कितना अमाउंट होता है इसका? 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। फीमेल के अंदर इट इज 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। न्यूबॉर्न्स के अंदर आरबीसी काउंट होता है दैट इज 6.8 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। रैबिट की बात करें, रैबिट के अंदर इट इज 0.4 सॉरी 7. इट इज 7 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। एंड फ्रॉग की बात करें देन इट इज 0.4 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था? आरबीसी काउंट। इन सब के अंदर आरबीसी काउंट को मेजर किससे किया जाता है? हेमोसाइटोमीटर। हेमियोसाइटोमीटर से इसको आरबीसी काउंट को चेक किया जाता है। तो ये था आरबीसी काउंट। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है आपकी? मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है बच्चों, ये अपन ने देखा था किसकी वजह से? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की वजह से अपन ने देखा था। ठीक है, सेम थिंग है। सेकंड है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। थर्ड है आपका नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ड्यू टू द एक्सेस ब्लड लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीन कंडीशन देखी जाती है। माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की वजह से क्या होता है? मैक्रोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, अपन ने देखा था। और कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं। और हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है? नॉर्मल होता है। जबकि जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, किसकी वजह से? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, एंड माइक्रोसाइट्स बनते हैं एंड दे विल ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड the hemoglobin level is less. And third है normocytic normochromic anemia due to excess blood loss. तो ये थे एनीमिया के किस तरह से डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी की वजह से क्या देखा जाता है। अब सपोज करिए जो आरबीसी है इसका काउंट बढ़ गया है। ठीक है, अगर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है किस कंडीशन में? दो कंडीशन में। पहला, ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज और व्हेन यू आर एट हिल स्टेशन। ठीक है, आप किसी हिली एरिया पे गए हो। ठीक है, उस टाइम पे आरबीसी काउंट बढ़ जाता है हैवी एक्सरसाइज में और यू कैन से व्हेन यू आर एट ए हिल स्टेशन। क्यों? क्योंकि हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, बॉडी को मोर ऑक्सीजन चाहिए होती है। इस केस में भी आप हिल स्टेशन पे होते हैं जब, ठीक है, पहाड़ी इलाके में कहीं आप घूमने जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है तो आरबीसी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? इरिथ्रोपोएटिन एक केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, इरिथ्रोपोएटिन वो क्या करता है? आरबीसी को स्टिमुलेट करता है, सॉरी रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस टाइम पे होता है ये? हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे या फिर आप किसी पहाड़ी इलाके पे जब घूमने जाते हैं उस टाइम पे ये चीज होती है।
स्टूडेंट्स आरबीसी के अंदर क्या होता है, एंडोस्केलेटन, सॉरी आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है, तो इसकी वजह से जो आपका एंडोस्केलेटन होता है आरबीसी का, इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल is present in form of a network, ठीक है, stromatin, and it is called spongy stromatin endoskeleton, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्पंजी स्ट्रोमेटिन एंडोस्केलेटन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है और जो क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क कॉल्ड स्ट्रोमेटिन। इस स्पंजी नेटवर्क की वजह से, स्पंजी स्ट्रोमेटिन की वजह से क्या होता है, जो आरबीसी होते हैं और इस आरबीसी की मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, तो कैपिलरीज के थ्रू वो पास कर जाती है, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू क्या होती है, पास हो जाती है, पास थ्रू कैपिलरीज, कौन, आरबीसी। साथ ही इसके अंदर आरबीसी के अंदर गोल्जाई बॉडी भी एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होते हैं, आरबीसी के अंदर गोल्जाई बॉडी भी एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो इसकी वजह से क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आरबीसी को कहा जाता है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, इट इज कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन, डोनेंस मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं इसको, डोनेंस मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू बाइकार्बोनेट आयंस, आपके कैल्शियम आयंस, डोनेंस मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट आयन और क्लोरीन आयंस के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, एंड इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, पोटेशियम, ठीक है, इन सब के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल होती है आरबीसी की मेम्ब्रेन। तो इसको क्या कहता है, डोनेंस फिनोमिन, ठीक है, डोनेंस फिनोमिना इसको कहा जाता है। तो डोनेंस मेम्ब्रेन कौन सी हुई, आरबीसी मेम्ब्रेन, बिकॉज it is permeable to bicarbonate and chlorine ion and impermeable to sodium and potassium ions। So RBC के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that carbonic anhydrase enzyme is present। आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या करता है, डिसोसिएट करता है, इट विल डिसोसिएट एंड इट विल डिसोसिएट एंड फॉर्मेशन ऑफ जो आपका कार्बोनिक एसिड है, इट इज 5000 टाइम, इट इज 5000 टाइम। किसकी वजह से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से। जो कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, उसका जो ब्रेकडाउन होता है और जो फॉर्मेशन होती है, इट विल इंक्रीज, इट विल 5000 टाइम्स। किसकी वजह से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से। आरबीसी के अंदर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करें, आर प्रेजेंट, एंड एंजाइम ऑफ, एंजाइम पूरा लिख लीजिए आप, एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल
इज एब्सेंट, ठीक है। आरबीसी के अंदर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज प्रेजेंट, एंजाइम ऑफ क्रैब साइकिल आर एब्सेंट। इसके साथ ही जो आपके आरएच एंटीजन है जो सेल पे पाए जाते हैं, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। ब्लड ग्रुप में जो जो आरएच एंटीजन है अगर वो प्रेजेंट होगा आरबीसी पे, ठीक है, तो वो भी आरबीसी पे पाया जाएगा। और इसके अलावा जो एंटीजन होते हैं, ठीक है, एंटीजन आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। सिंगल आरबीसी होता है वो किस कलर का दिखता है? पेल येलो कलर का दिखता है। वहीं पे ग्रुप ऑफ आरबीसी लुक लाइक रेड कलर। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। होमोग्लोबिन पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, विच इज क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका अमाउंट जो होता है, एक सिंगल जो हीमोग्लोबिन जो एक सेल होता है, सिंगल आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है दैट इज 26.7 करोड़। इसके अंदर एक आरबीसी सेल के अंदर कितना अमाउंट है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 26.7 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो होता है हीमोग्लोबिन का, इसका क्या होता है अमाउंट? इट इज 1 हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है इट इज 16 सॉरी इसका जो वेट होता है 67,200 डेल्टॉन। डेल्टॉन जो होता है 1 हीमोग्लोबिन का जो वेट होता है दैट इज 67,200 डेल्टॉन, ठीक है बच्चों। आरबीसी की कॉम्पोजिशन की बात करें, आरबीसी का कॉम्पोजिशन जो है इसमें 60% क्या है? वाटर, रेस्ट 40% है आपका सॉलिड पार्ट, जिसमें 36% जो है वो आपका कौन है? हीमोग्लोबिन का वेट है। एंड जो 90% है इसमें वो होता है आपका ड्राई वेट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हीमोग्लोबिन है इसमें 60% क्या है? वाटर है, 40% आपका सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। इस पूरे आरबीसी में 36% हीमोग्लोबिन का वेट होता है। आप बोल सकते हैं 90% इज द ड्राई वेट। हीमोग्लोबिन कैसे बना? 2 टर्म से बना है। हीमोग्लोबिन मीन्स हीम और ग्लोबिन। हीम एंड ग्लोबिन। हीम क्या हुआ? 5% एंड ग्लोबिन आपका 95%, ठीक है। हीम ग्लोबिन। हीम बच्चों किसका बना होता है? इट इज एन आयरन एंड पोरिफ्रिन, ठीक है। इट इज आयरन एंड पोरिफ्रिन। क्या आपका? हीम। एंड जो ग्लोबिन है इट इज 95%।